कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड फाइट एरिना, जहां लोग पैसे और मनोरंजन के लिए एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। इसी भीड़ में एक लड़की पहुंचती है जिसका नाम फ्रैंकी होता है। वह यहाँ कोई मैच देखने नहीं बल्कि अपने बार के लिए ऐसा बाउंसर ढूंढने आई होती है जो अकेले ही पूरे माहौल को संभाल सके। लेकिन जिस फाइटर पर उसकी नजर थी वो तो रिंग में बुरी तरह पिट रहा होता है। तभी एक आदमी फाइट के लिए आगे आता है, लेकिन जैसे ही दूसरा फाइटर उसे पहचानता है वो डर जाता है और लड़ने से मना कर देता है। इस तरह हमारा हीरो बिना लड़े ही जीत जाता है। फाइट के बाद जब हीरो बाहर जाता है तो एक गुस्से वाला आदमी उसके पेट में चाकू मार देता है, लेकिन हीरो बिल्कुल नहीं घबराता। वो खुद ही अपने जख्म पर दवाई लगाता है और आराम से खड़ा रहता है। हमला करने वाला खुद डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंकी उसके पास पहुँचती है। फिर फ्रैंकी उसे बताती है कि उसका एक बार है जहाँ रोज गुंडे आकर लड़ाई करते हैं और चीजें तोड़ देते हैं। कोई भी बाउंसर वहाँ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाता, इसलिए वो चाहती है कि हीरो उसके बार में काम करे और सबको संभाले। फ्रैंकी उसे अच्छे पैसे और रहने की जगह देने का वादा करती है, लेकिन डेल्टन बिना ज्यादा सोचे साफ मना कर देता है। फ्रैंकी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किस्मत डेल्टन के साथ एक मजाक कर देती है। वह सड़क पार करने के लिए अपनी पुरानी कार रोकता है क्योंकि सामने से ट्रेन आने वाली होती है, लेकिन जनाब को ये एहसास ही नहीं होता कि उसकी खटारा गाड़ी रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी है। अगले ही पल ट्रेन पूरी ताकत से कार को उड़ा देती है। हैरत की बात ये होती है कि डेल्टन को एक खरोंच तक नहीं आती, लेकिन उसकी प्यारी गाड़ी कबाड़ में बदल जाती है। अब सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी, इसीलिए डेल्टन आखिरकार फ्रैंकी का ऑफर स्वीकार करने का फैसला करता है और फ्लोरिडा कीज की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात चार्ली नाम की एक लड़की से होती है जो एक छोटी सी बुक स्टोर चलाती है। चार्ली उसे एक किताब पढ़ने के लिए देती है और पूछती है कि वह इस इलाके में क्या करने आया है। डेल्टन बताता है कि वह रोड हाउस बार की मदद करने आया है। तभी चार्ली के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और उसे बार का रास्ता बता देते हैं। कुछ देर बाद डेल्टन पैदल चलते हुए रोड हाउस पहुंच जाता है। बार के बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर का माहौल अलग ही कहानी सुना रहा था। वहाँ काम करने वाले रीफ और बिली उसका स्वागत करते हैं। बिली तो उसे देखते ही पहचान जाता है और बताता है कि वह उसका बहुत बड़ा फैन है। डेल्टन आराम से कॉफी मंगाता है और चारों तरफ नजर घुमाकर कहता है कि जगह तो काफी शांत लग रही है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि बार के अंदर अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दो लोगों का झगड़ा पूरे बार की लड़ाई बन जाता है और 5-7 लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी डेल्टन को समझ आने लगता है कि फ्रैंकी ने आखिर उसे यहाँ बुलाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों ऑफर की थी। बार के अंदर मचा बवाल किसी तरह शांत हो जाता है। बिली उन लड़ाकों को बाहर निकाल देता है, जबकि डेल्टन पूरे समय आराम से कुर्सी पर बैठा कॉफी पीता रहता है। लेकिन तभी बाहर से कुछ बाइक सवार गुंडों की एंट्री होती है। आते ही वो बार में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और माहौल फिर से गर्म हो जाता है। ऊपर खड़ी फ्रैंकी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन इस बार उसकी नजर डेल्टन पर टिकी होती है। जब उनमें से डेल नाम का एक बदतमीज लड़का वेट्रेस को परेशान करने लगता है, तब आखिरकार डेल्टन अपनी सीट छोड़ता है और फिर उन गुंडों से बड़े आराम से बात करता है। गुंडे उसे पागल समझकर मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ ही देर में बार के सारे लोग बाहर जमा हो जाते हैं और मुफ्त का तमाशा देखने लगते हैं। डेल्टन अकेले ही सबकी ऐसी धुनाई करता है कि कुछ सेकंड पहले जो खुद को शेर समझ रहे थे वो अब जमीन से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। मारपीट खत्म होने के बाद सबसे मजेदार सीन आता है। डेल्टन उन्हीं घायल गुंडों को कार में भरकर अस्पताल ले जाता है। रिसेप्शन पर नर्स जब पूछती है कि क्या ये उसके दोस्त हैं, तो वह बड़ी शांति से जवाब देता है कि नहीं, इन्हें तो मैंने ही पीटा है। तभी वहाँ एली नाम की डॉक्टर आती है। इलाज के दौरान उसकी नजर डेल्टन के पुराने चाकू वाले घाव पर भी पड़ती है, जिसके बाद वह उसका जख्म साफ करके नई पट्टी बांध देती है। उधर रोड हाउस में रीफ और बिली डेल्टन से बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी इतने लोगों को अकेले संभाल सकता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी उसके पास आती है और वादा निभाते हुए पूरे हफ्ते की रकम उसके हाथ में रख देती है। साथ ही पास के होटल में रहने का सुझाव भी देती है, लेकिन डेल्टन होटल की आरामदायक जिंदगी में दिलचस्पी नहीं दिखाता। डेल्टन रहने की जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर समुद्र किनारे खड़ी एक पुरानी बोट पर पड़ती है। वह फ्रैंकी से पूछता है कि ये किसकी है। फ्रैंकी हंसते हुए बताती है कि बोट उनकी ही है, अगर चाहे तो वहीं रह सकता है। बस एक छोटी सी समस्या है, आसपास एक खतरनाक मगरमच्छ भी घूमता रहता है। डेल्टन को मगरमच्छ से ज्यादा किराए की चिंता होती है, इसलिए वह बिना देर किए उस बोट को अपना नया घर बना लेता है। सोते समय उसे फिर से पुरानी फाइट्स और हिंसक मुकाबलों के सपने आने लगते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी कई जख्म बाकी
रही हैं। अगली सुबह लोरा उससे मिलने आती है। वह उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई होती है और बड़े अपनापन से कहती है कि उसे अपनी बहन जैसा समझ सकता है। कुछ देर बाद डेल्टन चार्ली की बुक स्टोर पहुंचता है। अब पूरे इलाके में उसका नाम फैल चुका था, इसलिए लोग उसे पहचान कर अभिवादन करने लगते हैं। चार्ली उसे बताती है कि उसे एक ऐसी किताब मिली है जिसमें उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। अब उसे समझ आ गया था कि डेल्टन आखिर कितना मशहूर और खतरनाक फाइटर रह चुका है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर अचानक शोर शराबा सुनाई देता है। चार्ली तुरंत बेसबॉल बैट उठाकर बाहर निकलती है। बाहर वही कल वाले गुंडे खड़े होते हैं जो पिछली रात बुरी तरह पिटे थे। वे चार्ली को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही डेल्टन दरवाजे से बाहर आता है उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो जाता है और वे धीरे धीरे वहां से खिसक लेते हैं। दूसरी तरफ उनका बॉस अपने आदमियों पर आग बूला हो रहा होता है। वह उन्हें डांटते हुए कहता है कि एक आदमी ने तुम सबकी ऐसी हालत कर दी और तुम अब तक बार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनका बॉस खुद इस रहस्यमयी फाइटर में दिलचस्पी लेने लगता है। एक रात एक आदमी को बार में बज रहा गाना पसंद नहीं आता और वह बिना वजह गाली गलौज शुरू कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उसकी दूसरे ग्राहक से हाथापाई हो जाती है। लेकिन इस बार डेल्टन पहले से तैयार था। वह दूर बैठा सब कुछ देख रहा होता है और बिली को इशारे से बताता है कि लाल शर्ट वाला आदमी चाकू लेकर घूम रहा है। जैसे ही वह हथियार निकाले, पीछे हटकर सीधा वार करना। बिली वैसा ही करता है जैसा उसे सिखाया गया था। चाकू बाहर निकलते ही वह जोरदार पंच मारता है और पूरा खेल पलट जाता है। इसके बाद डेल्टन आगे बढ़कर चाकू छीन लेता है और उस आदमी को बाहर का रास्ता दिखा देता है। धीरे धीरे वह बिली को सिर्फ बाउंसर नहीं बल्कि लड़ाई संभालने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। उधर डेल और उसके साथी अब भी बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत ये थी कि डेल्टन को देखते ही उनकी बहादुरी छुट्टी पर चली जाती थी। इसी बीच डॉक्टर एली भी बार में आने लगती है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और पहली बार डेल्टन थोड़ा खुलकर मुस्कुराता दिखाई देता है। लेकिन रात होते ही मुसीबत फिर उसके दरवाजे पर आ जाती है। छुट्टी के बाद जब वह वापस लौट रहा होता है तब डेल अपनी कार से उसे कुचलने की कोशिश करता है। टक्कर के बाद डेल्टन पानी में जा गिरता है, मगर किसी तरह बचकर अपनी बोट तक पहुंच जाता है। उसे लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन असली सरप्राइज तो अंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। बोट के केबिन में डेल बंदूक लेकर बैठा होता है और मौका मिलते ही उसे मारना चाहता है। इस बार डेल्टन कोई जोखिम नहीं लेता। वह बिजली जैसी तेजी से हमला करता है और डेल को उठाकर सीधा बोट से बाहर पानी में फेंक देता है। तभी अंधेरे पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकल आता है। कुछ ही पलों में मगरमच्छ डेल को पानी के अंदर खींच लेता है और सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह पुलिस इलाके में पहुंचती है। पूरा समुद्र खंगाल दिया जाता है, मगर न मगरमच्छ मिलता है और न ही डेल का कोई निशान। मामला रहस्य बन जाता है। दूसरी तरफ डेल्टन अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वह चार्ली की बुक स्टोर से बाहर निकलता है तभी जैक नाम का एक खतरनाक गुंडा उसके सामने आ जाता है। वह बंदूक दिखाकर कहता है कि उसके बॉस ब्रायन ने बुलाया है। डेल्टन बेपरवाही से मना कर देता है, लेकिन जैक मुस्कुराते हुए हथियार लहराता है और याद दिलाता है कि इस बातचीत में फैसला करने का हक सिर्फ उसी के पास है। अगले ही पल डेल्टन उसका जवाब खुद दे देता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि जैक की दोनों हाथों की उंगलियां टूट जाती हैं। दर्द से तड़पते जैक की हालत खराब हो जाती है। तभी उसका साथी सैम वहां पहुंचता है। डेल्टन उसे आदेश देता है कि अपने घायल दोस्त को उठाओ और अपने बॉस को संदेश दे दो कि अगर मुलाकात करनी है तो रोड हाउस में आकर करे। उधर रोड हाउस में फ्रैंकी को डेल की मौत की खबर मिलती है। डेल्टन पूछता है कि आखिर वे लोग उसके बार के पीछे पड़े क्यों हैं, लेकिन फ्रैंकी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ जैक अपने बॉस ब्रायन के पास पहुंचता है और रोते हुए अपनी टूटी उंगलियों की कहानी सुनाता है। कमरे में बैठे लोग उसका हाल देखकर भी हंस रहे होते हैं। तभी ब्रायन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी उसके पिता का फोन आता है। कुछ ही सेकंड की बातचीत के बाद ब्रायन इतना बौखला जाता है कि फोन सीधा पानी में फेंक देता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए तूफान की। ब्रायन का पिता अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाता है जिसका नाम नॉक्स होता है। ये ऐसा इंसान था जिसे देखकर गुंडे भी रास्ता बदल लें। उसे तुरंत फ्लोरिडा पहुंचने का आदेश दिया जाता है क्योंकि हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और डेल्टन नाम की समस्या अब बहुत बड़ी बन चुकी थी। अगली सुबह माहौल थोड़ा शांत दिखाई देता है। डॉक्टर एली अपनी बोट लेकर डेल्टन से मिलने आती है। दोनों समुद्र के बीच काफी दूर निकल जाते हैं। एली इंजन बंद कर देती है और दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एली उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछना शुरू करती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। डेल्टन तुरंत उठ खड़ा होता है और वापस लौटने की बात करता है। वह साफ कह देता है कि एली एक अच्छी इंसान है, लेकिन वह खुद वैसा आदमी नहीं है
जिसके करीब कोई आना चाहे। उधर दूसरी तरफ फ्लोरिडा में नया तूफान उतर चुका था। नॉक्स सीधे ब्रायन के अड्डे पर पहुंचता है। आते ही वह वहां मौजूद गुंडों से उलझने लगता है, मानो लड़ाई किए बिना उसका दिन शुरू ही नहीं होता। कुछ देर बाद ब्रायन भी वहां पहुंच जाता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। नॉक्स बड़े आराम से बताता है कि उसे उसके पिता ने भेजा है। फिर बिना किसी चेतावनी के वह ब्रायन के चेहरे पर घूंसा जड़ देता है और कहता है कि यही उसका परिचय है। वह ऐलान कर देता है कि अब वह यहीं रहेगा और हालात संभालेगा। जब वह डेल्टन के बारे में पूछता है तो ब्रायन कहता है कि वह खुद उस बाउंसर से निपट लेगा और किसी मदद की जरूरत नहीं है। नॉक्स हंसते हुए उसे एक मौका देता है। इधर एली डेल्टन को वापस उसकी बोट के पास छोड़ देती है। जैसे ही डेल्टन किनारे पर पहुंचता है, 2 पुलिस अधिकारी उसके सामने आ जाते हैं। वे बिना कोई बहस किए उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। डेल्टन समझ जाता है कि शायद डेल की मौत का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर बाद उसे शेरिफ के ऑफिस में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद शेरिफ उसे अपनी कार में बैठाकर अकेले बात करता है। वह बड़े शांत लहजे में कहता है कि इस शहर के लोग उसके परिवार जैसे हैं और बेहतर होगा कि डेल्टन यहाँ से चला जाए। वह मुस्कुराकर जवाब देता है कि दोस्त कभी किसी दोस्त को भागने के लिए नहीं कहते। ये सुनकर शेरिफ का असली चेहरा सामने आने लगता है। शेरिफ उसे डराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ कोई कैदी उसके पेट में चाकू घोंप देगा। लेकिन डेल्टन पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। बात बिगड़ जाती है और पुलिस वाले उसे कार से बाहर खींचकर पीटना शुरू कर देते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि शेरिफ उस पर बंदूक तक तान देता है। तभी अचानक एली वहाँ पहुँच जाती है और पूरे मामले को रोक देती है। रास्ते में वह डेल्टन को एक बड़ा राज बताती है। शेरिफ कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। साथ ही वह ये भी बताती है कि शहर का पूरा सिस्टम ब्रायन के पिता के प्रभाव में चल रहा है। उस आदमी ने इलाके में इतना पैसा लगाया हुआ है कि पुलिस से लेकर कई बड़े लोग उसके इशारों पर काम करते हैं। उधर रात को रोड हाउस में ड्यूटी करते समय डेल्टन के सामने खुद ब्रायन आ जाता है। इस बार वह धमकी देने नहीं बल्कि उसके पुराने जख्म कुरेदने आया था। वह अपने फोन में एक पुरानी फाइट की वीडियो दिखाता है जिसमें डेल्टन अपने ही करीबी दोस्त के खिलाफ लड़ रहा होता है। वीडियो का अंत बेहद दर्दनाक था। ब्रायन उसे याद दिलाता है कि उसका दोस्त हार मान चुका था, लेकिन गुस्से में डेल्टन ने खुद को रोक नहीं पाया और उसी लड़ाई में उसके दोस्त की मौत हो गई। यही वह घटना थी जो आज तक डेल्टन को अंदर ही अंदर खा रही थी। कुछ ही देर बाद नॉक्स अपने गुंडों के साथ रोड हाउस में घुसता है। अंदर आते ही वह ऐसे तोड़फोड़ शुरू कर देता है जैसे कोई पागल बच्चा खिलौनों की दुकान में घुस गया हो। हैरानी की बात यह थी कि डेल्टन अभी भी अपनी सीट पर बैठा सब कुछ देख रहा था। नॉक्स बार में बज रहे म्यूजिक को बंद करवाना चाहता था, लेकिन स्टेज पर बैठे बुजुर्ग संगीतकार बजाना नहीं रोकते। रोड हाउस पूरी तरह जंग का मैदान बन जाता है। नॉक्स अकेला ही कई आदमियों पर भारी पड़ रहा था। बिली और रीफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों को ऐसे उछाल देता है जैसे वे कोई खिलौने हों। नॉक्स आखिरकार उसका नाम लेकर उसे ललकारता है। तब डेल्टन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नॉक्स ऐलान करता है कि आज वह सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसके बाद दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डेल्टन न तो पूरी ताकत से जवाब दे रहा था और न ही बचने की कोशिश कर रहा था। नॉक्स उसे मारते मारते बार से बाहर तक ले जाता है। वहां मौजूद हर इंसान को लगता है कि डेल्टन हार चुका है। एली दौड़कर डेल्टन के पास आती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन डेल्टन बिना एक शब्द बोले वहां से चला जाता है। और मजे की बात ये थी कि अंदर बैठे बूढ़े म्यूजिशियन अब भी गाना बजा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद डेल्टन अपनी बोट पर पहुंचता है और सामान पैक करना शुरू कर देता है। उसे लगने लगा था कि शायद यही सही समय है सब कुछ छोड़कर चले जाने का। तभी फ्रैंकी वहां पहुंचती है और पहली बार पूरा सच बताती है। वह कहती है कि ब्रायन और उसका परिवार सिर्फ उसे परेशान नहीं कर रहे, असल में वे उसका रोड हाउस हथियाना चाहते हैं। बार के आसपास की लगभग सारी जमीन पहले से उनके कब्जे में है और वे इस आखिरी टुकड़े पर भी कब्जा करके वहां एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन डेल्टन इस वक्त थक चुका था। वह कहता है कि अगर वह बेचना नहीं चाहती तो मत बेचे, लेकिन उसे इस लड़ाई से बाहर रहने दे। फ्रैंकी उसकी तरफ देखकर ताना मारती है कि क्या वह सचमुच उन लोगों से इतना डर गया है कि शहर छोड़कर भाग रहा है। ये बात सीधा डेल्टन के दिल पर लगती है। कुछ पल चुप रहने के बाद डेल्टन धीमी आवाज में जवाब देता है। वह नॉक्स या ब्रायन से नहीं डर रहा था, वह अपने ही अंदर छिपे उस राक्षस से डर रहा था जिसने कभी गुस्से में अपने सबसे करीबी दोस्त की जान ले ली थी। डेल्टन बस स्टॉप की तरफ जा रहा होता है ताकि हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ सके, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसका फैसला बदल देती है। चार्ली की बुक स्टोर, जो पूरे इलाके की सबसे शांत जगह थी, अब सिर्फ जलता हुआ मलबा बन चुकी थी। डेल्टन अंदर भागता है और चार्ली अब उसके पिता के बारे में पूछता है। वहाँ मौजूद एक आदमी बताता है
कि दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही डेल्टन के अंदर दबा हुआ गुस्सा फिर से जागने लगता है। अब उसकी बस भी निकल चुकी थी और वापस मुड़ने का कोई कारण नहीं बचा था। सीधे वह ब्रायन के अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसे विंस मिलता है। विंस हंसते हुए कहता है कि लगता है उनका भेजा हुआ संदेश उसे मिल गया। इस बार डेल्टन खुद को नहीं रोकता। एक ही वार में वह विंस को ऐसा पंच मारता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है। विंस लड़खड़ाता हुआ स्विमिंग पूल में गिरता है। तभी वहां खड़ा एक और गुंडा डर के मारे सब सच उगल देता है। वह बताता है कि ब्रायन अगली सुबह किसी बड़ी मीटिंग में आने वाला है, जहां अपने धंधे के लिए पैसों का इंतजाम किया जाएगा। जानकारी देने के बाद वह डेल्टन का शुक्रिया भी अदा करता है कि कम से कम उसे जिंदा छोड़ दिया गया। रात गुजरती है और सुबह डेल्टन अपनी अगली चाल चलता है। वह उस जगह पहुंचता है जहां पैसों से भरा बैग एक पुलिस अधिकारी के जरिए पहुंचाया जा रहा था। सही मौका देखकर वह पुलिस वाले को बेहोश कर देता है, पैसों का बैग छुपा देता है और पूरी योजना को उल्टा घुमा देता है। मदद के लिए कॉल करके वह अधिकारियों को घायल पुलिस वाले की जानकारी देता है ताकि उसकी जान बच सके। कुछ देर बाद जब डेल्टन अपनी बोट पर बैठा अगली चाल के बारे में सोच रहा होता है, तभी शेरिफ वहां पहुंच जाता है। इस बार उसके चेहरे पर अकड़ नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बताता है कि ब्रायन ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है और बदले में पैसे मांग रहा है। डेल्टन तुरंत कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन शेरिफ बताता है कि घायल पुलिस अधिकारी ने सब कुछ उगल दिया है। अब ब्रायन को यकीन है कि पैसे शेरिफ के पास हैं, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा था। आखिरकार डेल्टन पूछता है कि पैसे कहाँ पहुंचाने हैं। इसके बाद वह एली के पुलिस वाले बॉयफ्रेंड की बोट लेकर निकल पड़ता है। बेचारा पुलिस वाला बार बार अपनी बोट की चिंता कर रहा होता है और धमकी देता है कि अगर उस पर एक भी खरोंच आई तो वह हिसाब बराबर कर देगा। डेल्टन भी अपनी आदत के मुताबिक मजाक में जवाब देता है कि भाई, पानी में चलने वाली चीज पर खरोंच कैसे आएगी। उधर नॉक्स भी अपने तरीके से ब्रायन के अड्डे की तरफ निकल चुका था। जब वह वहां पहुंचता है तो पूरा अड्डा खाली मिलता है। सारे गुंडे और खुद ब्रायन समुद्र में खड़ी एक बोट पर मौजूद थे। कुछ देर बाद डेल्टन भी उस बोट पर पहुंच जाता है। जैक और सैम उसे पकड़कर ब्रायन के सामने ले जाते हैं। वहां शेरिफ भी बैठा होता है। ब्रायन सीधे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन डेल्टन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह शेरिफ की तरफ देखकर कहता है कि जिसकी बेटी अगवा हुई हो उसका चेहरा ऐसा शांत नहीं हो सकता। तभी शेरिफ खुद मान लेता है कि बेटी वाले किस्से में उसने झूठ बोला था, यानी डेल्टन को फंसाने के लिए एक और चाल चली गई थी। लेकिन इससे पहले कि कोई राहत की सांस लेता, ब्रायन एक और झटका देता है। वह हंसते हुए बताता है कि शेरिफ की बेटी नहीं बल्कि एली सच में उसके कब्जे में है। शेरिफ भी ये सुनकर भड़क जाता है और गुस्से में बंदूक निकाल लेता है, लेकिन ब्रायन के आदमी तुरंत उसे काबू में कर लेते हैं। ब्रायन आखिरी बार डेल्टन को चेतावनी देता है, पैसे लाओ और एली को ले जाओ। तभी सबकी नजर समुद्र की तरफ जाती है। दूर से एक और बोट तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उस बोट पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि नॉक्स था। ब्रायन उसे देखते ही घबरा जाता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि उस पागल को बोट पर चढ़ने मत देना। डेल्टन दूर से आती बोट को देखता है और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौट आती है। डेल्टन अपनी आखिरी चाल चलता है और ऐसा धमाका कर देता है कि पूरी बोट हिल जाती है। विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि वहां मौजूद लगभग सभी लोग इधर उधर जा गिरते हैं। अफरा तफरी के बीच डेल्टन की पहली चिंता एली होती है। वह उसे ढूंढते हुए बोट के नीचे बने केबिन तक पहुंचता है, जहां एली बंद थी और शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डेल्टन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता ही है कि टूटे हुए कांच की वजह से समुद्र का पानी तेज दबाव के साथ केबिन में भरने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा हिस्सा डूबने लगता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि ब्रायन मौका देखकर एली को अपनी बोट पर खींच लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी समय नॉक्स भी मैदान में कूद पड़ता है। वह डेल्टन पर हमला करना चाहता है, लेकिन इस बार डेल्टन पहले वार करता है। वह नॉक्स की बोट पर छलांग लगाकर उसे ही पानी में गिरा देता है। मगर नॉक्स भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह पीछे बंधी रस्सी पकड़कर लटक जाता है और किसी जिद्दी भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ ब्रायन देखता है कि डेल्टन अब भी उसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी बोट घुमाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और था। दोनों बोटों की टक्कर होती है और डेल्टन हवा में उछलकर सीधे ब्रायन की बोट पर जा गिरता है। इसके बाद वह ब्रायन की ऐसी धुलाई शुरू करता है कि महीनों का हिसाब एक साथ चुकता होने लगता है। मगर तेज रफ्तार में भागती बोट अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सामने इमारत दिखाई दे रही थी और टक्कर तय थी। आखिरी पल में डेल्टन और एली नीचे झुक जाते हैं, जबकि पूरी बोट उड़ती हुई जाकर रोड हाउस की छत से टकरा जाती है। उधर नॉक्स भी किसी एक्शन फिल्म के विलेन की तरह पानी से
निकलकर पुल तक पहुंच जाता है। वहां वह एक गुजरती हुई गाड़ी रोकता है, ड्राइवर को बाहर निकालता है और गाड़ी लेकर सीधा रोड हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। इस आदमी को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे दर्द, थकान या समझदारी तीनों चीजों से एलर्जी हो। रोड हाउस के खंडहरों के बीच डेल्टन ब्रायन को ढूंढ रहा होता है। तभी ब्रायन पीछे से मछली पकड़ने वाले भाले जैसे हथियार से हमला करता है। डेल्टन बचते हुए मजाक में कहता है कि क्या उसे मछली समझ रखा है। इसके बाद वह फिर से ब्रायन पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी वहां असली मुसीबत पहुंच जाती है, नॉक्स। डेल्टन उसे देखकर ताना मारता है कि लगता है उसे गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई। जवाब में नॉक्स सिर्फ मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मुक्के, किक और दांव पेंच ऐसे चल रहे थे जैसे कोई MMA चैंपियनशिप फाइनल हो रहा हो। कुछ पल के लिए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जीत किसकी होगी। लड़ाई के दौरान डेल्टन नॉक्स का गला दबोच लेता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। तभी नॉक्स के हाथ एक नुकीली लकड़ी लग जाती है। मौका मिलते ही वह उसे डेल्टन के पेट में घोंप देता है। चोट गहरी थी, लेकिन डेल्टन फिर भी पीछे नहीं हटता। इसी बीच ब्रायन भी नॉक्स को उकसाने लगता है कि काम खत्म कर दे, मगर नॉक्स का दिमाग वैसे ही पहले से खराब था। वह पलटकर ब्रायन पर ही हमला कर देता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अब नॉक्स पूरी तरह डेल्टन पर टूट पड़ता है। वह दूसरी लकड़ी उठाकर आखिरी वार करने जाता है, लेकिन इस बार डेल्टन उसका हाथ पकड़ लेता है। डेल्टन वही हथियार छीनकर लगातार वार करता है और आखिरकार नॉक्स की कहानी भी खत्म हो जाती है। पहली बार ऐसा लगता है कि डेल्टन ने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया है और इस बार वह अपने गुस्से पर काबू भी रख पाया है। कुछ देर बाद शेरिफ वहां पहुंचता है। वह डेल्टन से कहता है कि अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, बाकी सब वह संभाल लेगा। एली भी उससे जाने के लिए कहती है। शायद दोनों जानते थे कि डेल्टन जहाँ जाता है मुसीबतें उसका पीछा करती हैं। अगले दिन फ्रैंकी और उसके साथी रोड हाउस की सफाई में जुट जाते हैं। उनका विश्वास था कि यह जगह फिर से खड़ी होगी और पहले से भी बेहतर बनेगी। आखिरी सीन में डेल्टन चार्ली की बुक स्टोर के बाहर बैठा बस का इंतजार कर रहा होता है। चार्ली उससे पूछती है कि क्या वह हमेशा के लिए जा रहा है। डेल्टन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि कहानियों का अंत अक्सर ऐसे ही होता है। उधर चार्ली के पिता जब अपनी दुकान के अंदर जाते हैं तो उन्हें नोटों से भरा एक बड़ा सूटकेस मिलता है। तब उन्हें समझ आता है कि डेल्टन चुपचाप उनके लिए मदद छोड़ गया है, लेकिन जब वे उसे धन्यवाद कहने बाहर आते हैं तब तक बस जा चुकी होती है। बिली और रीफ दूर खड़े सोच रहे होते हैं कि उनका हीरो आखिर गया कहाँ, लेकिन सच तो ये था कि शायद खुद डेल्टन को भी नहीं पता था कि उसकी अगली मंजिल क्या होगी। एक शहर की कहानी खत्म हो चुकी थी और एक नया सफर शुरू होने वाला था। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार और एक्शन से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।